Okay, let us study gravity. तो इसमें सबसे पहले हमें करना है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो क्या है? अगर हमारे पास दो पॉइंट मासेस हैं, सपोज ये एक पॉइंट मास है m1, याद रहे मैंने कहा पॉइंट मास, एंड ये दूसरा पॉइंट मास है m2, और इन दोनों के बीच में सेपरेशन है r। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन कहता है कि ये पॉइंट मास इस पॉइंट मास को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट मासेस। इस फोर्स को हम कह सकते हैं फोर्स ऑन पॉइंट मास 1 ड्यू टू पॉइंट मास 2। ओके, एंड ऐसे ही इस वाले पॉइंट मास को m1 अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे फोर्स यहाँ से लगेगा, एंड इस फोर्स को हम कहेंगे फोर्स ऑन पॉइंट मास 2 ड्यू टू पॉइंट मास 1। अब चाहे कुछ भी मैग्नीट्यूड हो m1 और m2 का, ये दोनों फोर्सेस हमेशा बराबर होंगे। एक तो बराबर होते हैं और ऑपोजिट होते हैं, और हमेशा ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स। सो आप हमेशा पाओगे F12 इज़ ऑलवेज इक्वल टू माइनस टाइम्स F21। इसका क्या मतलब है? ये वेक्टर इक्वेशन है। इसका ये मतलब है कि एक तो ये मैग्नीट्यूड में बराबर है, ये माइनस साइन दिखाती है दैट इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, और ये हमें पता है F12 का मैग्नीट्यूड F21 के बराबर है, एंड उस मैग्नीट्यूड को हम F से रिप्रेजेंट करेंगे सपोज। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस जो लग रहे हैं, दीज आर अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ये हमें पता है। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से ये वाला जो फोर्स है F इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। आज तक हमने कभी नहीं देखा है ग्रेविटेशनल रिपल्शन कोई चीज़। दैट मीन्स एक मास दूसरे मास को रिपेल करेगा बाय सम फोर्स। सो दिस इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब न्यूटन्स लॉ क्या है? न्यूटन्स लॉ कहता है ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों पॉइंट मासेस के बीच में है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। So directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between them. This is your Newton's law of gravitation. Okay. अब of course हम ये रिलेशन तो यूज़ नहीं कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, तो हमें इसको कन्वर्ट करना है इक्वेशन में। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? तो हम लिख सकते हैं F इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमें प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना है, और उस कांस्टेंट को हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं m1 m2 बाय r स्क्वायर, और इस कैपिटल G को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्यों कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? यूनिवर्सल क्यों नाम दिया इसको? इसके रीज़न दो हैं। एक रीज़न तो ये है, पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट इज़ ट्रू सेंस में यूनिवर्सल फोर्स। दैट मीन्स इट अप्लाइज एवरीवेयर। अगर आप गैलेक्टिक लेवल पे भी देखोगे वहाँ पे भी ये फोर्स अप्लाई होता है, और अगर आप सब एटॉमिक लेवल, अगर आप न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनमें भी ये फोर्स, वो इतने छोटे हैं और इतने नज़दीक हैं, उनमें भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई लिमिट है रेंज की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की कोई लिमिट नहीं है, स्मॉलेस्ट से स्मॉल में लगता है और लार्जेस्ट ऑफ द लार्ज में ये लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एज कंपेयर टू सम अदर फोर्सेस जिनका लिमिट होता है। जैसे आपने सुना होगा न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स है या न्यूक्लियर वीक फोर्स है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स, बट उनका लिमिट जो है दे अप्लाई ओनली टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे हमने देखा है कूलम्स लॉ में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, सपोज़ यहाँ पे पॉइंट चार्ज Q1 है और यहाँ पे पॉइंट चार्ज Q2 है, इनके बीच में डिस्टेंस r है, तो हमें पता है इनके बीच में भी
फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? बिकॉज ऑफ दीज चार्जेस, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, पहली डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ये है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, whereas electrostatic force could be attractive, it could be repulsive। कब repulsive होता है? जैसे ये like charges होंगे, जैसे ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो आप देखो इस वाले पे फोर्स यहाँ से लगेगा, दिस इज F21, इस वाले पे फोर्स F12 यहाँ से लगेगा, ठीक है। या ऐसे हो सकता है एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, तो तब अट्रैक्ट करेंगे ये। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल। मगर हमेशा ऐसी ही रिलेशन यहाँ पे भी होल्ड करेगी। F12 हमेशा ऑपोजिट होगा F21 के, ठीक है, और मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों का। और वो मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वो किससे हमें मिलता है? कूलम्स लॉ से। वो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर जब हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हम लिखते हैं F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो आप K को कह सकते हो इट इज़ द कूलम्स फोर्स कांस्टेंट, या आप कह सकते हो इट्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब ये वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, दिस इज़ नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्यों नहीं है यूनिवर्सल कांस्टेंट? क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हर जगह नहीं लगता? नहीं, हर जगह लगता है, ये भी लगता है, इसकी भी रेंज इनफाइनाइट है, लेकिन शर्त ये है कि आपको चार्जेस होने चाहिए, है ना। अब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं नेचर में, वो ज़रूरी नहीं है उन पे चार्ज हो, वो न्यूट्रल चार्ज्ड होंगे। तो न्यूट्रली अगर जैसे दो न्यूट्रॉन्स आप ले लो, दो न्यूट्रॉन्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज ज़ीरो होता है ना, तो ये फोर्स ज़ीरो आ जाएगा। हालांकि इसका भी एक्सटेंट यूनिवर्सल है, लेकिन इसको यूनिवर्सल फोर्स नहीं कहा जाता, इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं कहा जाता। ये तो एक रीज़न है। दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि ये जो कांस्टेंट है ना, ये डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस, डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन द चार्जेस, मीडियम बिटवीन चार्जेस, चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है। जैसे अगर आप वैक्यूम में देखोगे फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, उसका वैल्यू से F होगा। बट अगर इन दो चार्जेस के बीच में आपने वाटर रख दिया सपोज, तो अगर वाटर रख दिया तो फोर्स बहुत शार्पली ड्रॉप होगा। इनफैक्ट वो फोर्स F/80 होगा, करीबन 1/80th ऑफ द फोर्स ड्रॉप हो जाएगा। तो बहुत कम फोर्स लगेगा फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। तो आप देखो क्लियरली K जो है दैट इज मीडियम डिपेंडेंट, इस लिहाज से फोर्स इज ऑल्सो, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज ऑल्सो मीडियम डिपेंडेंट। बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर दिस G। अगर आप दो पॉइंट मासेस लो, चाहे इनके बीच में वैक्यूम हो या कोई और मीडियम हो, आप इनके बीच में वाटर रख दो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, यानी कि G के वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस लिहाज से इसको यूनिवर्सल कहा जाता है। एक तो इसका यूनिवर्सल एक्सटेंट है, हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होता है, चाहे चार्ज हो या ना हो, बस मास होना चाहिए। एंड मास इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, वो आप नहीं कहीं पे अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। चार्ज भी है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, बट देयर आर सर्टन quantities या certain things in the universe that have a neutral charge, तो उसमें ये force नहीं लगेगा, लेकिन gravitational force तो लगेगा। और दूसरा, it is independent of the medium between the two point masses, तो इस लिहाज से। और G का वैल्यू क्या है वो हमें पता है, एक्सपेरिमेंटली हेनरी कैवेंडिश ने सबसे पहले निकाला, दिस वाज 6.67 into 10 to the power of -11। तो अगर आप SI सिस्टम में लिखोगे तो इतना वैल्यू आ जाएगा 6.67 10⁻⁻11। तो यहाँ से आप न्यूटन ये ना यूनिट निकाल सकते हो। G को आइसोलेट एक साइड से करो, बाकी सारा क्या आ जाएगा राइट साइड से, दैट इज़ Fr² डिवाइडेड बाय m1 और m2। F का यूनिट न्यूटन है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा और किलोग्राम स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज़ द यूनिट SI सिस्टम में आपका जो है G का वैल्यू इतना आ जाएगा। बट ज़रूरी नहीं है SI सिस्टम, न्यूटन के ज़माने में ज़्यादा SI सिस्टम, उस वक्त SI सिस्टम नहीं था, उस वक्त CGS सिस्टम था। तो CGS सिस्टम अगर हम देखें, बाय द वे न्यूटन को इसका वैल्यू नहीं पता थी, ये उसके बहुत सम 100 years के बाद
मोर देन 100 ईयर्स के बाद फिर ये फाइंड आउट हो गया एक्सपेरिमेंटली। तो g का वैल्यू हम CGS सिस्टम में लिख सकते हैं। CGS सिस्टम में आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻8। अब न्यूटन के बदले क्या आ जाएगा CGS सिस्टम में? डाइन, और मीटर के बदले आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्राम स्क्वायर। ओके ओके, अब हम आगे देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ किसकी? ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़, जो प्रॉपर्टीज़ हम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं ड्यूरिंग आवर कैलकुलेशंस इन मेनी केसेस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहले तो हमें पता है इट इज़ ऑफ कोर्स ओनली अट्रैक्टिव, है ना? इट इज़ ओनली अट्रैक्टिव। ओके, अट्रैक्टिव, ये तो हमें ऑलरेडी पता चला कि दैट हमने अभी तक नहीं देखी है कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमने फाइंड आउट किया दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स कुड बी रिपल्सिव। इट्स ओनली अट्रैक्टिव, ओके, इन नेचर। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, आउट ऑफ द फोर फंडामेंटल फोर्सेस, this is the weakest of all। तो हमें पता है सबसे वीकेस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमें पता है 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, है ना? लाइक अगर मैं लिखूं स्ट्रेंथ के एतबार से, सबसे पहले है न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स आप कह सकते हो। एंड दूसरे नंबर पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अगर आप 2 न्यूक्लियॉन्स लोगे, चार्ज न्यूक्लियॉन्स, तो उन न्यूक्लियॉन्स पे न्यूक्लियर फोर्स लगेगा पहले, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा कंपेयर टू जो उन चार्ज्ड न्यूक्लियॉन्स पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, करीबन 100 टाइम्स ग्रेटर होगा। और उनके बीच में अगर वो न्यूक्लियस के अंदर हैं, देयर विल ऑल्सो बी व्हाट इज़ कॉल्ड द वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये तीसरे नंबर पे आता है। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स करीबन 10⁻12 टाइम्स ग्रेटर होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स से, ठीक है। एंड लास्ट नंबर पे हमारा आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो बहुत कम होता है, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द इन तीनों से, बहुत छोटा होता है। जैसे अगर आप 2 प्रोटॉन्स लोगे, 2 प्रोटॉन्स के बीच में हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी होगा इनके बीच में, दे विल रिपेल विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, EM फोर्स होगा। एंड दे विल ऑल्सो गेट अट्रैक्टेड, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमने देखा है दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है that is करीबन approximately 10⁻39 times stronger than the gravitational force। तो बहुत ज़्यादा 10⁻40 orders of magnitude ज़्यादा होता है ये न्यूक्लियर फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स than the gravitational force। तो it's the weakest force in nature। हाँ ऑफ कोर्स, बट इट इज़ द मोस्ट डोमिनेटिंग, हालांकि है वीक लेकिन सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग इन द सेंस दैट इट्स एवरीवेयर। देयर इज़ नॉट अ प्लेस वेयर इफ़ यू हैव मास एवरीवेयर यूनिवर्स में, जितना भी इनफैक्ट यूनिवर्स का एक्सटेंट हम उतना ही लेते हैं जितना उसमें मास प्रेजेंट है। तो जहाँ पे एवरीवेयर इन द यूनिवर्स देयर इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। एंड और एक चीज़ जो हमें पता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तीसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव फोर्स। वो क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स? हमें पता है दैट इस फोर्स के अंडर अगर आप वर्क करोगे, सपोज दिस इज अर्थ और यहाँ पे कोई पॉइंट मास है, आपको पता है इन दोनों के बीच में, अर्थ का भी अपना मास है, इसका भी कुछ मास है, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? इन दोनों के बीच में लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, अब अलग अलग मैग्नीट्यूड होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को या इस मास को अगर आप मूव कराओगे, सपोज नेचुरली ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है
अर्थ इज़ ट्राइंग टू पुल दिस मास नीचे की तरफ, लेकिन हम इस ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे ऐसे इर्द गिर्द, फिर अपनी जगह पे वापस लाएंगे। तो हमें वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज जैसे सपोज जैसे हम इसको अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स ले रहे हैं, है ना, तो हमें वर्क करना है अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है, ऊपर जाते हुए, फिर जहाँ से नीचे आना है वापस, तो हमें वर्क करना है इन सपोर्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ओवरऑल देयर मस्ट बी सम वर्क डन। तो अगर आप लूप में चलोगे, इफ़ योर वर्क डन along the entire loop if it is zero, then ये जो फोर्स है जिसके तहत आप वर्क कर रहे हो, दैट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमने देखा है ग्रेविटी में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराओगे, इर्द गिर्द घुमाओगे, जो टोटल वर्क डन है along the loop पूरा फिर अपनी जगह लाओगे, दैट इज़ ज़ीरो। तो देयरफॉर हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा आइडिया ये भी है, सपोज ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। तो अगर आप इधर कोई पॉइंट मास लोगे यहाँ पे, तो अगर आप इसको यहाँ से यहाँ चलाओगे, दिस इज़ योर इनिशियल पोजीशन, दिस इज़ योर फाइनल पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक मूव कराओगे, कहाँ से, सपोज अगर आप यहाँ से कराओगे तो अलग हो सकता है वर्क, यहाँ से कराओगे तो शायद वर्क मत डिफरेंट होगा, यहाँ से चलाओगे तो अलग वर्क मत होगा। तो हमने क्या देखा है, चाहे कोई भी पाथ आप ले लो, 1 path 2 path 3 path, the work done along 1 path is equal to work done along 2 path is along work done along 3 path, ठीक है, तीनों paths के, that means the work done in moving a mass from this initial point to final point is independent of the path taken, ठीक है, independent of the path followed, then तब हम इस वर्क को या उस फोर्स को जिसके तहत ये वर्क होता है उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अगर आपको वर्क कैलकुलेट करना है तो आपको परेशान नहीं होना है इस बात के लिए कि हमें कौन सा पाथ लेना है वर्क करने के लिए बिटवीन 2 पॉइंट्स। आप कोई भी पाथ ले सकते हो, वर्क सेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक हिसाब से हमारी कैलकुलेशन में कन्वीनियंस आती है। तो ये तीन मैंने आपको बताया, तीन प्रॉपर्टीज़ अभी तक कंजर्वेटिव फोर्स की, सॉरी नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स की। ऐसे ही चौथी प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलोज न्यूटन्स शेल थ्योरम। वो क्या होता है न्यूटन्स शेल थ्योरम? ये एक्चुअली न्यूटन ने प्रूव किया। इनफैक्ट कहते हैं ये जो शेल थ्योरम है, दिस वाज, ये लेजेंड कहता है, लेजेंड है दैट पीपल से न्यूटन इन्वेंटेड कैलकुलस, बट कैलकुलस इन्वेंट करने के लिए कोई मोटिवेशन तो होनी चाहिए। दैट वाज दिस काइंड ऑफ, ही हैड टू सर्च फॉर अ थिंग कॉल्ड न्यूटन्स शेल थ्योरम। व्हाट इज़ द थ्योरम? थ्योरम ये है कि अगर आपके पास कोई हॉलो स्फीयर है, ऐसे हॉलो स्फीयर, स्फेरिकल स्फीयर है, हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, इस हॉलो स्फीयर का कुछ ना कुछ मास होगा और एक पॉइंट मास है। एक हॉलो स्फीयर है और एक पॉइंट मास है। अगर ये पॉइंट मास आउटसाइड द स्फीयर है, अगर ये पॉइंट मास आउटसाइड द स्फीयर है, ठीक है, तो अगर मान लो इसका जो सेंटर है इस हॉलो स्फीयर और इस पॉइंट मास के बीच में, सपोज अगर डिस्टेंस r है, इसके सेंटर और पॉइंट मास के बीच में डिस्टेंस r है, ठीक है, तो हमें पता है ये पॉइंट मास विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस हॉलो स्फीयर, है ना, हर एक हिस्सा इसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। जैसे ये वाला हिस्सा अगर आप लोगे तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ ये वाला हिस्सा आप लोगे तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला हिस्सा लोगे तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो फिर ओवरऑल जब आप नेट फोर्स देखोगे, वो नेट फोर्स इस पे यहाँ की तरफ होगा, कहाँ की तरफ होगा, वो एग्जिस्ट होगा। सपोज ये वन शेल का जो मास है, या शेल को हम रिप्रेजेंट लेबल करेंगे, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। सो इस वाले F21 जो फोर्स होगा, यानी कि 2 पे जो फोर्स लग रहा है 1 की वजह से, यानी कि इस स्फेरिकल शेल की वजह से, वो कहाँ की तरफ होगा, वो हमेशा डायरेक्टेड होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है, सेंटर ऑफ द स्फीयर। एंड ऐसे ही
जो ये पॉइंट मास इसको अट्रैक्ट करेगा, इस बड़े से शेल के मास को अट्रैक्ट करेगा, तो वो कहाँ से उसको अट्रैक्ट करेगा? वो अट्रैक्ट करेगा टूवर्ड्स द पॉइंट मास, ठीक है, उस पॉइंट मास की तरफ फोर्स उस पे लगेगा। तो शेल पे फोर्स लगेगा F1 2, है ना, फोर्स ड्यू टू दिस पॉइंट मास ऑन द शेल इन दिस डायरेक्शन। एंड नेचुरली ग्रेविटेशनल फोर्स है ये, तो म्यूचुअल इफेक्ट है ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ख्याल रहे हमें क्या पता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या कहता है, दैट अगर आपके पास दो पॉइंट मासेस हैं, अगर दो पॉइंट मासेस हैं सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, तब फोर्स होता है इन दोनों के बीच में, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है g टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, होता है कि नहीं? लेकिन याद रहे ये क्या है, पॉइंट मासेस। अगर आप इधर देखोगे दिस इज नॉट अ पॉइंट मास, ये तो शेल है, बड़ा सा शेल है, पॉइंट मास तो ये वाला है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कैसे फोर्स कैलकुलेट करें? तो न्यूटन ने कैलकुलस की मदद से प्रूव करवाया दैट अगर एक पॉइंट मास शेल के बाहर है तो ये पॉइंट मास इस शेल को ऐसे अट्रैक्ट करता है जैसे सारा मास जो शेल का है ना, सारा जो मास शेल का है वो कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पे है? एट द सेंटर। तो जैसे ये बिहेव करता है एक पॉइंट मास की तरह, हालांकि ये शेल है, तो इस शेल का जैसे सारा मास, हालांकि अंदर कुछ नहीं है, मैंने बोला ना ये हॉलो स्फीयर है, अंदर कुछ नहीं है, लेकिन ये इस पॉइंट मास के लिए ये वाला जो शेल है ये बिहेव करेगा एक पॉइंट मास की तरह, जिसका मास अंदर होगा, कहाँ पे? कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, और इस पे फोर्स उतना ही लगेगा जो बिटवीन टू पॉइंट मासेस होता है। तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा? g टाइम्स, अब इसका मास यानी कि स्मॉल m और इसका मास, वो सारा कॉन्सेंट्रेट आप सेंटर पे ले लो, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो आप देखो ये एग्जैक्टली फॉलो करता है वैसा ही रूल जैसे यहाँ पे दो पॉइंट मासेस के बीच में जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वैसे ही एक शेल और एक पॉइंट मास के बीच में होता है। तो दैट मीन्स शेल का सारा मास जैसे कॉन्सेंट्रेट हुआ एट द सेंटर, ठीक है। ये सिर्फ शेल के लिए ट्रू है, इट इज़ नॉट ट्रू फॉर एनी अदर ज्योमेट्री, ठीक है, याद रहे। तो न्यूटन्स शेल थ्योरम इसको कहते हैं, दिस अप्लाइज टू ग्रेविटेशनल शेल। अच्छा, ये तो मैंने एक हिस्सा बताया आपको, इसका इस थ्योरम का दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा ये है कि अगर आपके पास कोई भी शेल होगा से ऐसे जिसका मास m है, ठीक है, और अगर ये हॉलो शेल है ना, इसके अंदर एक पॉइंट मास रखें, कहीं पे भी रखो, अगर आप एक पॉइंट मास इसके अंदर कहीं पे भी रख रहे हो, से यहाँ पे पॉइंट मास इस शेल के अंदर, इसके हॉलो के अंदर रखा आपने ये पॉइंट मास, तो इस पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? तब कैसे कैलकुलेट करें ग्रेविटेशनल फोर्स? तो हमें पता चला बाय कैलकुलेशन, न्यूटन ने कैलकुलेट किया दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इन दैट केस विल बी 0, तब कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता। तो आप कहीं पे भी आप इस पॉइंट मास को रखो, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट मास इज 0. So this is the other part of the shell theorem. So there are two parts of the shell theorem. The first part says that अगर आपका point mass है outside the shell, spherical shell होना चाहिए, spherical shell, then the shell will behave as if its entire mass is concentrated at its center and it would behave like a point mass. तो उनके बीच में फोर्स कैलकुलेट करना बहुत आसान है, सिंपली यूज करना है डायरेक्टली जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी आपने सीखा। बट अगर ये पॉइंट मास इस शेल के अंदर है, देन या कहीं पे भी हो, चाहे सेंटर हो या ऑफ सेंटर हो कहीं पे, तो आप ये याद रखना दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट मास, ऐसा नहीं है कि इस पर फोर्स नहीं लगता, फोर्स तो लगता है भाई, यहाँ से ये हिस्सा इसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से ये वाला हिस्सा इसको यहाँ से अट्रैक्ट करेगा, ये वाला हिस्सा यहाँ से अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जब आप इसका नेट निकालोगे टोटल में जो फोर्स लगेगा हमारा पॉइंट मास पे, दैट विल टर्न आउट टू बी 0। तो ये शेल थ्योरम भी बहुत यूजफुल है हमें कैलकुलेट करने के लिए फोर्स बिटवीन टू एक्सटेंडेड बॉडीज, ठीक है, स्पेशली ऐसे एक्सटेंडेड बॉडीज जो स्फेरिकल शेप के हों, जैसे हमें पता है प्लैनेट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए होल्ड है, यानी कि m1 एंड m2 इन दोनों के पॉइंट मासेस। लेकिन अगर कोई कैलकुलेट करना चाहे, से दिस इज अ प्लैनेट, दिस इज वन प्लैनेट, या चलो ये अर्थ है, दिस इज अर्थ एंड ये मून है, क्या अर्थ और मून के बीच में भी हम यही लॉ अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज F इज इक्वल टू G टाइम्स m1 m2 बाय r स्क्वायर कर सकते हैं? पहले तो हमें शक है, क्यों?
क्यों शक है? बिकॉज ये तो पॉइंट मास नहीं है, अर्थ तो बहुत बड़ी होती है, ठीक है, और ये मून भी बहुत बड़ी होती है, तो हाउ कैन वी अप्लाई पॉइंट मास का रूल यहाँ पे? तो इसमें शेल थ्योरम काम करेगी। तो आपको पता है ये दीज आर अर्थ बनी है, अर्थ तो सॉलिड है, लेकिन इट कैन बी कंसिडर्ड एज मेड अप ऑफ मिनी शेल्स, ठीक है, बहुत सारे शेल्स, और उन सारे शेल्स का मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा? सेंटर, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू मून, मून कहाँ पे है? मून है आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड के एतबार से, शेल के बाहर साइड से सारा जो मास है अर्थ का वो कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पे है? एट इट्स सेंटर। तो ये पॉइंट मास की तरह एक्ट करेगा। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अगर आप अर्थ पे खड़े हो, मून को देख रहे हो, तो आपके हिसाब से मून इज अ कंसेंट्रिक, बहुत सारे स्फेरिकल शेल्स, तो उसका सारा मास भी कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पे होगा? एट इट्स सेंटर। तो एट इट्स सेंटर, तो ये भी पॉइंट मास की तरह एक्ट करेगा, ये भी पॉइंट मास की तरह एक्ट करेगा। मान लो अर्थ का मास सारा जो है दैट इज me, और मून का जो सारा मास है दैट इज mm, और इन दोनों के सेंटर्स के बीच में अगर डिस्टेंस r है, तो फिर डायरेक्टली शेल थ्योरम की वजह से आप यूज़ कर सकते हो ये वाली फॉर्मूला, यानी कि पॉइंट मासेस की वजह से, क्योंकि ये बिहेव कर रहे हैं पॉइंट मास की तरह। me टाइम्स m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, तो फिर यही लॉ आ जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये बिकॉज ऑफ दैट। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की। ये कौन सा नंबर था हमें इससे पहले जो हमने किया? दैट वाज द फोर्थ। ये अब फिफ्थ प्रॉपर्टी हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वो क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेस होगा, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट मास है m1 और m2, इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, जो इनके बीच, जो मान लो m1 पे हम देख रहे हैं, what will be the gravitational force between m1 and m2? that would be say F12, ऐसे m1 पे ऐसे फोर्स लगेगा, यहाँ से m2 इसको अट्रैक्ट करेगा। इस फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर इधर तीसरा मास है। सपोज इधर m3 हमने रखा, इससे पहले हमने नहीं रखा था, अगर हम m3 नहीं रखेंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड F12 था इन दोनों के बीच में। तो अगर अब हम m3 रखेंगे, क्या इस फोर्स पे फर्क पड़ेगी? नहीं पड़ेगी कोई फर्क, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू पॉइंट मासेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड मास, ठीक है, अराउंड देम, ठीक है, या इन द नियर देयर विसिनिटी। सो गरज इसके होने से, m3 के होने से इन दोनों के बीच में जो फोर्स है ना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इससे क्या आसानी होती है? इससे आसानी ये होती है कि हम टोटल फोर्स निकाल सकते हैं इस m1 पे। कैसे निकालेंगे टोटल फोर्स? देखो, हम हालांकि सिस्टम अगर मान लें ऐसे है, एक ट्रायंगुलर सिस्टम है, हर एक वर्टेक्स पे एक मास है, इधर m1 रखा है, इधर m2 रखा है, इधर m3 रखा है, तो हमें कैलकुलेट करना है टोटल फोर्स ऑन द मास एट, ये टोटल फोर्स एट द मास m1, इस पे कितना टोटल फोर्स। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें एक कन्वीनियंस देता है, क्योंकि सिंस दिस फोर्स F12 जो यहाँ पे है इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर देयर इज m3 और नॉट, सो हम क्या करेंगे, हम फिलहाल नहीं मानेंगे, हालांकि इस सिस्टम में है हम, लेकिन हमें कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, हम मानेंगे जैसे m3 था ही नहीं। इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करेंगे F12, किया ना कैलकुलेट, तो हमने F12 किया कैलकुलेट अलग से। फिर उसके बाद हम उल्टा करेंगे, हम इंडिपेंडेंटली मानेंगे जैसे m2 था ही नहीं, m1 और m3 था, m1 और m3 था, तो यहाँ पे m3 m1 को अट्रैक्ट करेगा इधर से, तो इस पे फोर्स लगेगा F13 ऐसे यहाँ से, ठीक है। तो जैसे हमने कंसिडर किया m2 है ही नहीं, क्योंकि m2 के होने से कोई फ़र्क या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ती फोर्स बिटवीन m1 एंड m3, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ती, तो हम ये इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। F13 इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करेंगे, तो F13 इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करो, F13 इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करो। तो अब अगर आप सारा सिस्टम लोगे तो हमारे m1 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक तो लग रहा है F12 जो ये वाला मास इसको इस पे एग्जर्ट कर रहा है,
और लग रहा है F13 जो ये वाला मास इस पे एग्जर्ट कर रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है बस सिंपली इनको सम करो, ठीक है, वेक्टर सम निकालो। तो आप इन दोनों को F12 प्लस F13 करो तो आपको मिलेगा टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द मास M1। सो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की वजह से हुआ, ठीक है। तो वी कैन ईजिली कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर मास ड्यू टू मेनी अदर मासेस, ठीक है। जस्ट यहाँ पे मैंने 3 की एग्जांपल ली, आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, अब एक और चीज़ है जो आप ऐसी याद रख सकते हो, मॉडर्न थियरीज जो हैं, मॉडर्न थियरीज के एतबार से हर एक फोर्स जो है फंडामेंटल फोर्स दैट इज बिलीव्ड टू बी ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। आपस में पार्टिकल्स एक्सचेंज होते हैं। जैसे न्यूक्लियर फोर्स में आप देखोगे वहाँ पे मेजॉन्स पायॉन्स वगैरह आपस में एक्सचेंज होते हैं, उसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स होता है। ऐसे ही अगर आप देखोगे या अगर हम देखेंगे इवन जो सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं उनका जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने होते हैं क्वार्क्स से, क्वार्क्स के बीच में भी आपस में न्यूक्लियर फोर्स होता है, दैट इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ दोज पार्टिकल्स कॉल्ड ग्लूऑन्स, ठीक है। खैर छोड़ो, वो नहीं हमें करना। ऐसे ही हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ व्हाट आर कॉल्ड वर्चुअल फोटॉन्स, ठीक है। सिमिलरली लोग कहते हैं देयर मस्ट बी पार्टिकल्स दैट एक्सचेंज ग्रेविटेशनल फोर्स, उनको हम कहते हैं ग्रेविटॉन्स, ठीक है। सो सम थियरीज अकॉर्डिंग टू सम थियरीज gravitational force is due to exchange of, ये अब मासलेस होंगे, चार्जलेस होंगे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, क्योंकि इनको हमने फिर डिटेक्ट किया होता। चार्ज और मास वो चीज़, वो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें डिटेक्ट करते हैं। तो अभी तक हमने कोई ग्रेविटॉन को डिटेक्ट नहीं किया, उसका मतलब उसका चार्ज नहीं होगा, मास नहीं होगा, ठीक है। बट सम थियरीज सजेस्ट करती हैं सिमिट्री के एतबार से दैट अकॉर्डिंग टू सम थियरीज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड ग्रेविटॉन्स। काफ़ी सारा काम हुआ इसको ढूंढने का, जैसे लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जिनीवा में दे डिड एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड आउट दिस ग्रेविटॉन, और भी बहुत सारे people have even thought about those waves associated with gravity, gravitational waves वगैरह, वो सब लेकिन अभी theories हैं, there is no substantial evidence है, कुछ experiment suggest करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बट कोई सब्सटैंशियल एविडेंस अभी तक नहीं है। सो फ़िलहाल तो बस ये आइडिया है एक हिसाब से, दिस इज़ वन आइडिया। सम ऑफ द पीपल्स और जो मॉडर्न स्टैंडर्ड मॉडल वगैरह इस पे बिलीव करते हैं, दे बिलीव इन दिस काइंड ऑफ ये थिंग कॉल्ड ग्रेविटॉन। खैर हमें क्या करना है, लेट अस डू नाउ सम क्वेश्चंस। चलो करते हैं नेक्स्ट पेज पे। सपोज हमारे पास एक रॉड है, ऐसे एक रॉड है, इस रॉड का मास कैपिटल M है और यहाँ पे एक पॉइंट मास रखा हुआ है, ठीक है, और इस रॉड की लेंथ सपोज L है, और इस एज से यहाँ से इधर तक, ठीक है, इस एज से इस पॉइंट मास तक सपोज डिस्टेंस है मान लो D, ओके, डिस्टेंस है D। तो हमें ये बाय द वे हम ये कैसी रॉड है, दिस हैज़ ओनली लीनियर डिमेंशन, लेट अस अज्यूम दैट इसकी थिकनेस नहीं है, बहुत पतली सी रॉड है, हल्की सी रॉड है, ओनली लाइन अलोंग द लाइन मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। तो आप देखो क्लियरली, आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। आप नहीं कह सकते हो भाई देखो F इज इक्वल टू, अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, हमें कैलकुलेट करना है, एक्चुअली वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन दिस पॉइंट मास, ठीक है, इस पॉइंट मास पे कितना फोर्स लगेगा,
ड्यू टू दिस रॉड ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। या उल्टा भी कह सकते हो, इस रॉड पे कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस पॉइंट मास। तो इस ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा, मान लो इधर पे फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इस पे फोर्स लग रहा है, इस रॉड पे फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो इसी फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करना है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि इस रॉड का जो सारा है ना मास, वो हम मान सकते हैं उसके सेंटर पे है, ठीक है। तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होगा, वो लिखते हैं G इज इक्वल टू इसका मास, यानी कि हमारे पॉइंट पार्टिकल का मास, वो तो m है, और इसका जो मास है यानी कि रॉड का मास, दैट इज कैपिटल M, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पे मानते हैं वो स्टूडेंट्स दैट सारा मास जो इसका है रॉड का, वो सेंटर पे है। तो सेंटर से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस हुई, अब आप नोटिस कर सकते हो, सेंटर से इस एज तक डिस्टेंस हुई L/2। सो वो क्या करते हैं, L/2 प्लस डी लिखते हैं, ऐसे L/2 प्लस डी, और इसको होल स्क्वायर कर देते हैं, और दे थिंक दैट दिस इज द करेक्ट आंसर, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। वाई? बिकॉज यू कैन नॉट assume that सारा मास इस रॉड का कॉन्सेंट्रेटेड है एट द सेंटर, ठीक है। क्यों नहीं एज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज ये स्फेरिकल शेल नहीं है, तो शेल थ्योरम आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। शेल थ्योरम याद रहे सिर्फ स्फेरिकल सिमेट्री के लिए होल्ड करती है, इसके लिए रॉड के लिए नहीं। तो फिर हम कैसे करें, फिर हम इस एक्सटेंडेड मास के एक्सटेंडेड मास और पॉइंट मास के बीच में फोर्स कैसे कैलकुलेट करें। इसमें हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं, चलो यार इन दोनों, इस रॉड और इस पॉइंट मास के बीच में तो फोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एक हिस्सा लेंगे इस रॉड का, छोटा सा हिस्सा, बहुत ही डिफरेंशियल स्मॉल लेंथ वाला हिस्सा लेंगे, बहुत ही छोटा सा हिस्सा, ठीक है। छोटा सा हिस्सा लेंगे, से कितनी दूरी पे इस पॉइंट मास से, x की दूरी पे इस पॉइंट मास से, और उस छोटे से हिस्से की थिकनेस कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, से dx लेंथ वाला छोटा सा हिस्सा लेंगे, ठीक है, जिसका बहुत डिफरेंशियल मास होगा dm छोटा सा मास होगा। ये छोटा सा मास विल एक्ट एज अ पॉइंट मास, तो ये पॉइंट मास की तरह होगा, क्योंकि ये बहुत छोटा है तो ये पॉइंट मास की तरह एक्ट कराएगा। तो हम इस छोटे से हिस्से, इस रॉड का जो छोटा सा हिस्सा ना, इस पॉइंट मास और इस पॉइंट मास के बीच में फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है। डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सारी रॉड के लिए नहीं। चलो अगर हम देखें इस पॉइंट मास की वजह से इस छोटे से मास पे कितना फोर्स लगेगा, तो वो तो बहुत छोटा डिफरेंशियल फोर्स होगा dF, ओके, इस डायरेक्शन में होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो ये dF फोर्स तो हम निकाल सकते हैं, dF विल बी इक्वल टू G टाइम्स इसका मास, पॉइंट मास का, दैट इज M, और जो इस रॉड का आपने एक छोटा सा हिस्सा लिया, दैट एक्ट्स लाइक अ पॉइंट मास, उसका मास dm, डिवाइडेड बाय जो इनके बीच में डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, यहाँ पे तो आएगा x का स्क्वायर। अब क्लियरली ये तो हमने छोटा सा फोर्स निकाला एक छोटे से एलिमेंट ऑफ दिस रॉड। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द टोटल फोर्स सारे एलिमेंट्स की वजह से, इस पे कितना होगा, इस वाले पे कितना होगा सारे एलिमेंट्स की वजह से, तो हमने एक्चुअली ऐसे किया, ये हमारी रॉड है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे हमारा पॉइंट मास था m, तो हमें इस पे टोटल फोर्स निकालना था इस रॉड की वजह से, तो हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं यहाँ पे जिसका मास हम रखते हैं dm, और वो जो छोटा एलिमेंट कितना दूर था ओवरऑल इस पॉइंट मास से, दैट वाज x की दूरी पे। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से ये इस पे बहुत छोटा सा डिफरेंशियल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, वो जो डिफरेंशियल फोर्स है दैट वुड बी dF, और इसी dF का मैग्नीट्यूड हमने लिखा g टाइम्स मास ऑफ दिस पॉइंट मास एंड dm इसका डिफरेंशियल हिस्सा, बिकॉज दिस ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ पॉइंट मास डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब टोटल फोर्स इस पे निकालना है, हर एक एलिमेंट, यहाँ वाला जो एलिमेंट है वो भी एक्सर्ट करेगा फोर्स, यहाँ से ही अट्रैक्टिव फोर्स, यहाँ वाला जो एलिमेंट है वो भी करेगा, ऐसे ही लाखों करोड़ों एलिमेंट्स आ जाएंगे इस रॉड में, वो सारे एक्सर्ट करेंगे। तो टोटल फोर्स हमें सिंपली मिलेगा इंटीग्रेशन करके, सम करके, सारे फोर्सेस सारे डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से जो फोर्स होगा उनको सम करके, तो दैट मीन्स विल डू इंटीग्रेशन g m dm डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब क्लियरली g तो बाहर आ जाएगा, m भी बाहर आ जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल दो हैं m और x, dm और x, dm क्योंकि डिफरेंशियल एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट, हम ये बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा, और x की दूरी ये अलग अलग हो सकती है अलग अलग एलिमेंट के लिए।
तो हमें अब ये दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स को हम एक ही में कैसे कन्वर्ट करें, इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक आइडिया दैट हम एज्यूम करेंगे दैट ये जो रॉड है ये यूनिफॉर्म डेंसिटी की है, assuming rod to be of uniform density, assuming rod to be of uniform density। अगर ये यूनिफॉर्म डेंसिटी की है रॉड तो दैट मीन्स अगर आप टोटल मास लोगे अलोंग द लेंथ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर आप टोटल मास इस रॉड का लोगे डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इस रॉड की, वो होगी फिर अगर आप कोई छोटा सा हिस्सा लोगे इस रॉड का, क्योंकि डेंसिटी सेम है लीनियर डेंसिटी, तो उसका मास डिवाइडेड बाय उसकी लेंथ यानी कि dm/dx। तो आप देखो क्लियरली dm किसके बराबर निकलेगा, वो निकलेगा m/l टाइम्स dx, निकलेगा कि नहीं। तो हम dm के बदले लिख सकते हैं m डिवाइडेड बाय l टाइम्स dx, और क्या है नीचे x²। ठीक है, अब देखो वेरिएबल क्या आ गया आपका, अब सिर्फ x आ गया, तो x को चेंज करना है ना, x को आपको ऐड करना है सारे एलिमेंट्स। सारे एलिमेंट्स कहाँ से लेने हैं, इस एंड से लेकर इस एंड तक सारे एलिमेंट्स लेने हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, यानी कि d से स्टार्ट होते हैं एलिमेंट्स, डिस्टेंस d से स्टार्ट होते हैं एलिमेंट्स, और एंड कहाँ पे होते हैं, टोटल डिस्टेंस क्या बनेगी अब d से लेकर d+l तक, है ना, वो बनेगा d+l तक आ जाएगा, राइट। तो ये इंटीग्रेशन के लिमिट्स हैं, बस अब आप इसको सॉल्व करो तो व्हाट यू विल नोटिस gm कैपिटल M डिवाइडेड बाय l तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², तो x² ऊपर चढ़ के बनेगा -2 x⁻², वो बनेगा x⁻² + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, यानी कि वो बनेगा -1/x। तो अगर आप 1/x² की इंटीग्रेशन करोगे दिस इज -1/x, बिटवीन लिमिट्स व्हाट, ऊपर क्या आ जाएगा d+l डिवाइडेड बाय d। तो पहले करते हैं हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब है ना इधर माइनस साइन, तो अब हम पहले लोअर लिमिट करेंगे डिवाइडेड बाय अपर लिमिट। सो व्हाट डू वी गेट, सो द फोर्स क्या लगेगा टोटल में, g कैपिटल M डिवाइडेड बाय l, अपर लिमिट क्या आ जाएगा, सॉरी लोअर लिमिट पहले देना है, यानी कि 1/d माइनस 1/d+l। तो ये आपका आंसर है, चाहो तो ऐसे रखो, चाहो तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करेंगे, gmm डिवाइडेड बाय l, यहाँ पे आप LCM निकालो कि वो निकलेगा d × d+l, निकलेगा कि नहीं। तो फिर d+l एक साइड से आएगा -d और d कट हो जाएगा, इधर l आ जाएगा, तो आप देखो ये l और ये l कट हो जाएगा, एंड फाइनली जो आपका आंसर है, ठहरो यहाँ पे, तो जो आपका आंसर है, जो नेट फोर्स आपका मिलेगा इस रॉड पे, दैट इज gmm डिवाइडेड बाय d × d+l। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो आप देखो दिस इज डिफरेंट देन व्हाट वी हैड एक्सपेक्टेड, वो l/2 + d नहीं है। ठीक है, तो आप देखो बाय द वे सिमेट्री के हिसाब से ये ना, ये सॉरी डायमेंशनली दिस इज करेक्ट, gmm ऊपर है, नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ऑल्सो ये भी आप चेक कर सकते हो, ये पॉइंट मास m था ना, सॉरी ये रॉड m थी, इसकी लेंथ l थी, और यहाँ पे पॉइंट मास m था। ओके, तो आप अज्यूम करो इफ l जो बनेगा, अगर l इन दोनों के बीच में डिस्टेंस थी d, ओके, अगर l बनेगा इफ l = 0, यानी कि रॉड की लेंथ ही नहीं है, तो ये पॉइंट मास की तरह आ जाएगा, वो कहाँ पे आ जाएगा, इधर d डिस्टेंस पे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना बनेगा, g × m डिवाइडेड बाय d², विच इज क्लियरली जो हम सिंपली पॉइंट मासेस की वजह से कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, सो ऐसे ही एक्सटेंडेड सिस्टम में हमें करना है। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।